आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन हैंड्स। मतलब इसके पहले तक के क्लासों में हम लोगों ने बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपको इसमें ये ध्यान रखना ये है कि जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो वो प्रोसेस हमारा कहलाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यानी कि स्पर्म और एग मिलने के बाद हमारे बेबी का डेवलपमेंट चालू होता है। ठीक है, और बेबी के डेवलपमेंट में जो सबसे पहला स्टेज होता है उसको हम लोग कहते हैं जायगोट। ओके, जायगोट थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं फोइटस। ठीक है, और फोइटस का मतलब हो गया कि बेबी के पास हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, गाल ये सब चीज आ चुका होता है। फिर जाके 9 महीने के बाद बेबी का एक कंप्लीट डेवलपमेंट होके फिर उनका जन्म हो जाता है। तो बेसिकली प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद जाइगोट, फिर उसके बाद एम्ब्रियो, फिर उसके बाद फोइटस, और फिर उसके बाद 9 मंथ के बाद कंप्लीट बेबी का डेवलपमेंट होके बेबी का बर्थ हो जाता है। यही आपको इसमें जानना था, ये हम लोग जान भी चुके हैं। लेकिन आज हम लोग ये देखेंगे कि आखिर हैंड्स में यानी कि मुर्गी में किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, यानी कि किस तरीके से बेसिकली ये कह सकते हैं कि हैंड्स में किस तरीके से बेबी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा गया है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। समझिएगा बहुत ध्यान से, होता क्या है एक्चुअली में, फर्टिलाइजेशन के बाद यानी कि जब एग और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं तो जाइगोट हमारा डेवलप होता है। जाइगोट डेवलप होने के बाद जाइगोट डिवाइड करता है। डिवाइड करने का मतलब हो गया जाइगोट थोड़ा सा और बड़ा बनता है। ठीक है, जाइगोट बड़ा बनने के बाद ये धीरे धीरे ओविडक्ट में आता है। कहाँ आएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपने पढ़ा, उसमें हमारा एक ओविडक्ट होता था, उस ओविडक्ट में आता है। उसके बाद एज इट ट्रेवल्स डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। और जैसे जैसे वो ओविडक्ट में आता है हमारा जाइगोट डिवाइड होते होते यानी कि जाइगोट धीरे धीरे बड़ा भी होता रहता है और वो धीरे धीरे ओविडक्ट के पास भी आता रहता है। ठीक है, और जैसे जैसे ये ओविडक्ट के पास आता है उसके बाद बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब कि जाइगोट के ऊपर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लेयर जमा होने लगते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं एग में, सॉरी हैंड्स में, याद रखिएगा इस बात को। तो जब हमारा फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट थोड़ा सा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, वो डाउन आ जाता है कहाँ पे, यानी कि नीचे आ जाएगा, ओविडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, ओविडक्ट में आने के बाद जाइगोट के ऊपर बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर जमा हो जाते हैं, मतलब कि उसको बचाने के लिए ऊपर से लेयर अपने आप इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। आगे The hard shell that we see in a hen's egg is one such protective layer। अच्छा, मुर्गी के अंडे में जो आप सबसे वो हार्ड ऊपर का कवर देखते हो वो इसी का परिणाम है। मतलब जब हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डिवाइड होके यानी कि जाइगोट थोड़ा सा बड़ा होके ओविडक्ट में आता है, ओविडक्ट में आने के बाद ही उस जाइगोट के ऊपर अलग अलग प्रकार से लेयर जमा होना चालू हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। उसके बाद जब हम लोग मुर्गी का अंडा देखते हैं तो ऊपर में आपको कितना हार्ड सेल दिखता है ना, बहुत ही ठोस दिखता है व्हाइट कलर का, तो वो उसी का परिणाम है। आगे आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो द हैन फाइनली लेज द एग। और जब पूरी तरीके से एक हार्ड सेल कवर हमारा हो जाता है, यानी कि जब एक हार्ड सेल कंप्लीटली डेवलप हो जाता है मुर्गी के बेसिकली ओविडक्ट में, तो उसके बाद फिर मुर्गी अपने बच्चे को, लेकिन मुर्गी अपने अंडे को जन्म देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, यहाँ पे आपको बेसिकली याद ये रखना है, ध्यान ये रखना है कि जब स्पर्म एग के साथ आपस में मिलेगा तो होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी का डेवलपमेंट चालू, और उसका सबसे पहला स्टेज हमारा कहलाएगा जाइगोट। जाइगोट धीरे धीरे ट्रेवल करते करते आ जाएगा ओविडक्ट में। ठीक है, ओविडक्ट में वो जैसे ही आएगा उस जाइगोट के ऊपर अलग अलग प्रकार के प्रोटेक्टिव लेयर जमा होने लगते हैं, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब वो लेयर हार्ड हो जाता है, बहुत ही ठोस हो जाता है, उसके बाद फिर जाके मुर्गी अपने अंडे को जन्म देती है। ठीक है, और वो अंडा जब हम लोग अपने हाथ में लेकर फील करते हैं तो कितना हार्ड लगता है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर इस तरीके से डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, किसमें? हैन के अंदर। ठीक है, आगे उसके बाद द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चीक। अब जन्म तो हो गया, ठीक है, लेकिन अभी भी वो 3 हफ्ता
कम से कम टाइम लेता है अपने बच्चों को अंडे से बाहर निकलने में। मतलब कि देखिए कई बार क्या होता है ना, आप इसको ध्यान में रखिएगा, मुर्गी का जो अंडा होता है वो जन्म तो दे देती है अंडा को, ठीक है, लेकिन उस अंडे से मुर्गी के बच्चे बाहर निकलने में कम से कम उसको 3 हफ्ते का टाइम लगता है। कम से कम मतलब 21 दिन का टाइम उसको लगता है। अब आप ये सोचेंगे कि मुर्गी ने तुरंत अंडा दिया और तुरंत उस अंडे से बच्चा बाहर निकल जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। कम से कम उसको 3 हफ्ते का टाइम लग जाता है, कभी कभार 3 हफ्ते से थोड़ा कम भी लगता है, कभी कभार तो 3 हफ्ते से थोड़ा सा ज़्यादा भी टाइम लगता है। तो बेसिकली उस अंडे को बहुत ही अच्छे तरीके से सहेज के रखा जाता है, तब जाके 3 हफ्ते के बाद उससे अंडा हमारा बाहर अंडे से बाहर हमारा बच्चा निकलता है, मुर्गी का बच्चा। आगे, द डेवलपमेंट ऑफ द चीक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस समय के दौरान, यानी कि इसी समय में जो चीक है, यानी कि जो मुर्गी का बच्चा है, उसका डेवलपमेंट कहाँ हो रहा होता है? अंडे के अंदर ही उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, अंदर ही वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, और फाइनली जब बड़ा हो जाता है तो अपने आप अंडा फूटता है और वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद, वी मस्ट हैव सीन द हैंड सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ फॉर बेटर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अच्छा, कई बार हम लोगों ने देखा है, हालांकि यदि आप नहीं भी देखे होंगे तो इस बात को आप जान लीजिए, बहुत इंफॉर्मेटिव ही है, कि जब मुर्गी अपने अंडे को जन्म देती है ना, उसके बाद मुर्गी के, मतलब कि बहुत ध्यान समझिए इसको, मुर्गी जब अपने अंडे को जन्म देती है 21 दिन उसको डेवलपमेंट होने में टाइम लगता है। यानी कि अंडे से बच्चा जब हमारा बाहर निकलेगा तो उसको कम से कम कितना समय लेना पड़ेगा? 21 दिन का लगभग उसको लेना पड़ता है, तब जाके अंडा के अंदर मुर्गी का बच्चा डेवलप कर पाता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि समय समय पर मुर्गी जो है ना, अंडे के ऊपर जाके बैठ जाती है। आपने देखा होगा, ये क्यों बैठती है पता है? वो इसलिए बैठती है ताकि वो अपने अंडे को गर्माहट दे सके। गर्माहट मतलब थोड़ा सा गर्मी वाला एहसास उसको दिला सके, और गर्मी के मतलब कि गर्मी का एहसास जब तक उस मुर्गी के अंडे को नहीं मिलेगा, तब तक अंडे के अंदर उसका बेबी डेवलपमेंट नहीं कर सकता। मतलब ये हो गया कि यदि मुर्गी अंडे के ऊपर जाके बैठ रही है, इसका मतलब है कि मुर्गी अपने अंडे को गर्मी दे रही है। गर्मी मतलब थोड़ा सा उसको टेम्परेचर थोड़ा सा उसको मिल रहा है, उसको मतलब गर्माहट उस पर उसको मिल रहा है, और उसी गर्मी के एहसास में मुर्गी के बच्चे का डेवलपमेंट होता है, और वो भी अंडे के अंदर, ठीक है। आफ्टर द चीक इज कंप्लीटली डेवलप्ड इट बर्स्ट ओपन दिस एग सेल। मतलब ये हो गया कि जब पूरी तरीके से अंडे के अंदर मुर्गी के बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है, फिर वो अचानक एक दिन अपने अंडे को तोड़ देती है, और फिर उधर से वो बच्चा, हमारा जो चीक है बेसिकली मुर्गी का बच्चा, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का, वो मुर्गी के अंदर होता है। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये भी आपको समझ में आ गया, और ये कई बार पूछा जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा अच्छा, यहाँ पे ना आपको 2 प्रकार के एनिमल के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ये कौन सा 2 एनिमल है वो भी देख लीजिए। देखिए, विविप्रस एंड ओविप्रस एनिमल्स, ये क्या होते हैं इसके बारे में जान लीजिए। विविप्रस एंड ओविप्रस एनिमल्स बहुत सिंपल है। विविप्रस एनिमल्स क्या होते हैं पहले वो देखो। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविप्रस। यानी कि वो एनिमल जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं अंडे के रूप में नहीं, सीधा बच्चा ही जन्म हो जाता है उनका, वो होता है हमारा विविप्रस एनिमल। अच्छा, अब आप एग्जाम्पल सोच के बताइए कि ऐसे हमारे पास कौन कौन से एनिमल है जो कि अपने बच्चे को अंडे के रूप में जन्म नहीं देती है, बल्कि डायरेक्टली एनिमल के रूप में ही जन्म दे देती है, यानी कि अपने बच्चे के रूप में उनको जन्म दे देती है। ऐसे कौन कौन से एनिमल है? बहुत सारे हैं, जैसे एग्जांपल बताइए 1-2। वो सब छोड़ो ना, नॉर्मली जानवर बताओ जो कि हमारे आसपास रहता है। गाय सिंपल, बकरी बफेलो, है ना, घोड़ा, हाथी, ये सब क्या है हमारा विविप्रस एनिमल है। मतलब कि ये लोग अपने बच्चे को जन्म अंडे के रूप में नहीं देती है, डायरेक्टली अपने बच्चे को एकदम यंग वंस के रूप में जन्म देती है, मतलब कि अपने जैसा उसका बॉडी होता है वैसा। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हमारा है ओविप्रस। ओविप्रस एनिमल का मतलब हो गया जो अपने बच्चों को अंडे के रूप में जन्म देती है। पहले अंडा, फिर अंडे से बाहर हमारा बच्चा निकलेगा। वो कौन कौन से देख लीजिए। तो द एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविप्रस एनिमल्स। तो वो एनिमल जो अपने बच्चों को अंडे के रूप में जन्म देती है पहले, फिर उस अंडे से बाहर हमारा बच्चा निकलता है, उस एनिमल को हम लोग कहते हैं ओविप्रस एनिमल्स। एग्जाम्पल आपके सामने है हैन, क्रॉ, पैरोट एटसेट्रा। बेसिकली बर्ड्स जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों को अंडे के रूप में पहले जन्म देती है,
फिर अंडे से हमारा बच्चा बाहर निकलता है। तो ये हो गया हमारा विविप्रस एनिमल और ओविप्रस एनिमल। तो बहुत ही सिंपल है, विविप्रस एनिमल का मतलब हो गया कि जो अपने बच्चों को अंडे के रूप में जन्म ना देकर बल्कि अपने ही यंग वंस के रूप में जन्म देती है, तो वो हो गया हमारा विविप्रस एनिमल। एग्जाम्पल आपके सामने है काउ, बफेलो, गॉड, ये सब। और ओविप्रस एनिमल का सिंपल सा मतलब हो गया कि जो अपने बच्चों को पहले अंडे के रूप में जन्म देती है और फिर उस अंडे से बच्चा हमारा बाहर निकलता है। एग्जाम्पल है आपका हैन, क्रॉ, पैरोट एक्सेट्रा, ये सब हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे यंग वंस टू एडल्ट्स, यानी कि एक छोटे से बच्चे से लेकर वो बड़ा कैसे होता है, ये हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जो कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर यंग वंस टू एडल्ट्स, यानी कि जब एक बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेकर वो एडल्ट कैसे होता है, यानी कि एक बच्चे से लेकर वो बड़ा कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हालांकि इसमें हम लोग ना बेसिकली एक फ्रॉग के लाइफ साइकिल के बारे में भी बात करेंगे, मतलब कि फ्रॉग किस तरीके से जन्म लेता है, किस तरीके से वो बड़ा होता है, किस तरीके से फिर उनका मृत्यु हो जाता है, यानी कि बेसिकली फ्रॉग के लाइफ साइकिल के बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देखा जाए, सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है कि द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बॉर्न और हैज्ड फ्रॉम द एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट्स। देखो, चाहे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो डायरेक्टली अपने माता पिता से जन्म लिया हो या फिर वो अंडे से बाहर निकल के जन्म लिया हो, अल्टीमेट गोल सबका क्या होता है? अल्टीमेट गोल सबका ये होता है कि पहले छोटा थे तो जैसे जैसे समय बदलता है उसका बॉडी का डेवलपमेंट होता रहता है, यानी कि वो बचपन में बहुत छोटा होता है, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद वो हट्टा कट्टा जवान भी हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये है कि चाहे ऑर्गेनिज्म हमारा डायरेक्टली अपने मदर के कोख से जन्म लिया हो या फिर वो कोख से अंडे के रूप में पहले आया और फिर अंडे से हमारा बच्चा पैदा हुआ, यानी कि बच्चा हमारा बेसिकली ग्रो किया, बेसिकली अल्टीमेट गोल ये होता है कि सबको एडल्ट बनना है। एडल्ट मतलब सभी को ग्रो करना है। और समझ आ रही है? मतलब ये हो गया कि जन्म किसी तरीके से हो, अल्टीमेट गोल क्या है सबका? एडल्ट होना है। ठीक है, और ये एडल्ट होता रहता है जब तक कि उसका उम्र रहता है। आगे बढ़ते हैं। फिर इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में यानी कि कुछ एनिमल में ऐसे भी होते हैं कि वो बच्चे में देखने में लगता है कुछ और, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है ना तो पूरी तरीके से उसका बॉडी बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे हम ह्यूमन बींग बचपन में कैसे दिखते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा इसको। मतलब हम ह्यूमन बींग बचपन में कैसे दिखते हैं? नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं, यानी कि 2 हाथ, 2 पैर, नाक, कान, मुंह, गाल, पेट, पीठ, ये सब होता है हमारे पास। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो क्या हमारा यह सब चीज़ हट जाता है क्या? कुछ नया आ जाता है? वही सब चीज़ रहता है। इसका मतलब हो गया कि ह्यूमन बींग में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं दिखता हमको। जैसा वो बचपन में रहता है बड़े में भी वैसा रहता है, बस उसके बॉडी का थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल है जो कि बचपन में एकदम बिल्कुल अलग था और जब वो बड़ा हुआ ना तो कंप्लीटली उसका बॉडी ही चेंज हो गया। ये बेसिकली बात कर रहा है एक फ्रॉग के बारे में। अभी आपको फ्रॉग का लाइफ साइकिल आपको हम एनसीईआरटी में दिखाएंगे। एनसीईआरटी में पेज नंबर 106, जिस बच्चे के पास एनसीईआरटी बुक है वो एनसीईआरटी में पेज नंबर 106 देखिए, उसमें फिगर है सबसे नीचे आपका 9.10, या फिर आपके पास कोई दूसरा भी बुक है तो उसमें भी फ्रॉग का लाइफ साइकिल दिया हुआ होगा, है ना? तो उसमें आप देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि फ्रॉग बचपन में बहुत ही अजीब रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना उसका बॉडी पूरी तरीके से बदल जाता है। ठीक है, खैर उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या देखिए, फॉर एग्जाम्पल द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म। अब ये कैसे क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में देखिए। सिल्क वॉर्म यानी कि लाइफ साइकिल जो सिल्क वॉर्म का है वो कैसे होता है? सबसे पहले एग होता है, एग से हमारा बनता है फिर लार्वा। लार्वा को हम लोग कैटरपिलर भी कहते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। यानी कि पहले अंडा, फिर अंडे से लार्वा या फिर कैटरपिलर, आप जो भी बोल लीजिए, फिर उससे होता है हमारा प्यूपा और फिर प्यूपा से होता है हमारा एडल्ट। एडल्ट मतलब जवान हो जाता है, फिर वो बड़ा हो जाता है। ये लाइफ साइकिल है एक सिल्क वॉर्म का। ठीक है, इसी प्रकार से लाइफ साइकिल हमारा एक फ्रॉग का भी है। फ्रॉग का डायग्राम आपके बुक में दिया गया है तो आप फ्रॉग के बारे में ज़्यादा समझ पाएंगे। देखिए, द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग। फ्रॉग में क्या होता है? सबसे पहले अंडा होगा, अंडा के बाद फिर होगा आपका टैडपोल। टैडपोल बोलो या फिर आप इसको लार्वा बोलो, सेम होता है। ठीक है, अंडे के बाद लार्वा या फिर टैडपोल होता है आपका। आप डायग्राम में देखो बिल्कुल अलग दिखेगा आपको। पहले अंडा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, अंडा जो है ना इसका देखोगे ध्यान से पेज नंबर 106 एनसीईआरटी में,
इसका अंडा बेसिकली अंडा नहीं लगेगा, बल्कि आपको लगा कि ये गेहूं का पेड़ है। आप देखो ध्यान से, बगल में लीफ है और लगेगा उसके ऊपर कोई दाना चिपका हुआ है, ऐसा लग रहा है ना आपको? बात समझ आ रही है? मतलब कि फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल है, सबसे पहले उसका अंडा देखो कैसा है, बिल्कुल अलग है। अंडे के बाद बनता है टैडपोल, जिसको हम लोग लार्वा भी कहते हैं, वो भी बिल्कुल अलग है। वो एकदम लगता है कि थोड़ा सा एक पत्ता है, कोई लीफ है, ऐसा लगता है। फिर उसके बाद फिर बनता है टैडपोल से हमारा फिर एक एडल्ट। बात समझ आ रही है? मतलब यहाँ पे आप फ्रॉग का ना लाइफ साइकिल देखो, आपको लगेगा कि यार बचपन में तो बिल्कुल अलग था, जैसे जैसे एक फ्रॉग का एक रूप लिया, ये तो पूरा इसका बॉडी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। क्या लग रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल है जो कि बचपन में कुछ और होता है, जब वो बड़ा हो जाता है उसका पूरा बॉडी का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, ढांचा सब चीज बदल जाता है। और ये सबसे बेहतरीन हमको दिखता है किसमें? फ्रॉग में। हम ह्यूमन बीइंग फिर भी हैं, तो बचपन में भी हमारे पास 2 हाथ पैर रहता है, ये सब कुछ रहता है, बड़े में भी हम लोग के पास सब कुछ रहता है। लेकिन फ्रॉग में ना बड़ा अजीब है, बचपन में इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ और रहता है, बड़ा होता है इसका बॉडी स्ट्रक्चर पूरा बदल जाता है, इसके पास भी 2 हाथ 2 पैर आ जाते हैं। लेकिन बचपन में क्या ऐसा आपको दिख रहा है? इसका अंडा ऐसा लगेगा कि जैसे गेहूं का जो दाना होता है ना वो है, या फिर धान का जो पेड़ आपने देखा है ना उस प्रकार का वो लोग इसका लगेगा अंडा। लेकिन इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखो फिर कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The features that are present in the adult are not found in these young ones. अंडे बिजली के फ्रॉग के केस में आप देखोगे तो इसका जो फ्रॉग का एक बॉडी स्ट्रक्चर है, क्या ऐसा ही बॉडी स्ट्रक्चर आपका बचपन में दिखा है इसका? क्या बिल्कुल भी नहीं। यानी कि ये शुरुआत में बहुत ही अजीब था, और जब ये एडल्ट हो गया, जब जवान हो गया, तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदल गया। तो यहीं पे हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ एनिमल हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि बचपन में किसी तरीके कुछ और दिखता है, और बड़े होते होते इसका बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदल जाता है। लेकिन ये चीज ह्यूमन बीइंग में नहीं है। ह्यूमन बीइंग में बस बॉडी का साइज बढ़ता है हमारा, लेकिन सब चीज तो सेम ही रहता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये हो गया हमारा फ्रॉग के बारे में और सिल्क वॉर्म के बारे में। अब जब आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको एक टर्म मिलेगा, टर्म का नाम है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है देखिए, द चेंज ऑफ अ लार्वा टू एन एडल्ट एनिमल इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। यानी कि जब हमारा लार्वा, सिंपल सा आप ऐसे समझिए, जब कोई एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म एडल्ट हो जाए, बड़ा हो जाए, जवान हो जाए, इसी चेंज को हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ आ रही है? मतलब कि कोई एक लार्वा के फॉर्म में था, लार्वा मतलब बहुत ही छोटे से रूप में था, वो धीरे धीरे एडल्ट हो गया, यही हमारा कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस किसके किसके अंदर हो सकते हैं वो देख लीजिए। मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स। यानी कि फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स, इन सभी में पहला लार्वा होता है। लार्वा के यानी कि पहले तो एग होता है, एग के बाद हमारा लार्वा होता है, और लार्वा के बाद फिर हमारा एडल्ट बनता है। तो यही हमारा कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। तो फ्रॉग में हो गया, इंसेक्ट में हो गया, फिर से फ्रॉग में, एक मिनट माय मिस्टेक, एम्फीबियन यहाँ पे फ्रॉग का एग्जांपल दिया गया है। एम्फीबियन जो वो हमारा फ्रॉग है, तो उसमें बेसिकली हमको ये चीज दिखता है मेटामॉर्फोसिस। फिर से इंसेक्ट का बात करें तो सिल्क वर्म हो गया, बटरफ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, मॉस्क्यूटो हो गया, इन सभी में भी मेटामॉर्फोसिस हमको दिखता है। मतलब कि लार्वा से हमारा धीरे धीरे एक नया एडल्ट बनता है। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हो गया हमारा मेटामॉर्फोसिस वाला भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अगला टॉपिक है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, चलिए देखिए। 2-3 क्लास पहले आपने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उसी प्रकार से हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा एक और मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि एक और हमारे पास ऐसा तरीका है जिससे अपने बच्चों को जन्म दिया जा सकता है, और वो हमारा कहलाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, क्या है इसके अंदर देखिए। सबसे पहले तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब समझिए, इसका डेफिनेशन क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, यानी कि गैमेट्स। सिंपल सा मतलब है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया एक ऐसा रिप्रोडक्शन का मेथड जिसमें नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस तो होंगे, लेकिन क्या यहाँ पे 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि इसमें सेक्स सेल मेल और फीमेल दोनों का नहीं चाहिए, दोनों में से किसी एक का भी रहेगा तो काम चल जाएगा।
तो देखो बहुत बड़ा डिफरेंस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है वो ये डिफरेंस है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का होना कंपलसरी है, एक मेल और एक फीमेल। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही सिंगल पेरेंट से हमारा काम चल जाता है और एक नया बच्चे का जन्म हो जाता है। ये हमारा हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द 2 मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आर बर्डिंग एंड बाइनरी फ्यूजन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे पास 2 बहुत ही अच्छा मेथड है एनिमल में जो कि केवल होता है, वो है आपका बर्डिंग और है आपका बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, चलिए इन दोनों के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, बर्डिंग क्या होता है और बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बर्डिंग का, तो ध्यान से इसको समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। तो अभी तक आप ये जान चुके हैं कि हमारे पास रिप्रोडक्शन का 2 मेथड होता है, एक सेक्सुअल और एक असेक्सुअल। तो सेक्सुअल वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, असेक्सुअल वाला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 मेथड के बारे में पढ़ेंगे, और वो है आपका पहला बर्डिंग और दूसरा आपका बाइनरी फ्यूजन। इसको ध्यान से देखते चलिएगा आपके बुक में। यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है तब तो और अच्छी बात है, एनसीईआरटी बुक नहीं है या फिर आपके पास कोई और भी बुक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी ये चीज़ हमारा दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बर्डिंग के बारे में। क्या होता है ये, ध्यान से देखते चलिए। इन बर्डिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पैरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज अ बर्ड विच दैन डिटैचेस एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें होता क्या है ना, बेसिकली बर्डिंग में, मतलब बर्डिंग में होगा क्या, बहुत सिंपल समझिए इसको। अच्छा, कभी आपने आलू देखा है, मतलब आलू तो आप देखे ही हैं, आलू में कभी आपने देखा है कि बीच बीच से कहीं कहीं पे ना वो एक नया प्लांट उगने लगता है, वही हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बर्डिंग का। लेकिन इसको आप ऐसे समझिए, बर्डिंग में होता क्या है ना, सिंपल सा प्लांट रहेगा आपका, उस प्लांट के बॉडी से कहीं से भी एक छोटा सा बॉडी पार्ट बाहर निकल जाएगा हमारा, यानी कि ग्रो कर जाएगा, और फिर वो बॉडी पार्ट अपने आप टूट के नीचे गिर जाता है, और जहां पे वो गिरा वहीं पे एक नया ऑर्गेनिज्म हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आलू के ऊपर ना छोटा छोटा हमारा पेड़ पौधा उग जाता है, जब उसको हम लोग लंबे दिनों तक रखते हैं तो वही हमारा कहलाता है सिंपल सा बर्डिंग। तो बर्डिंग में क्या होगा, आपके बॉडी के, मतलब आपका नहीं, बेसिक प्लांट के बॉडी में एक छोटा सा ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा बॉडी के ऊपर ही, और जब वो टूट के नीचे गिर जाता है तो वहीं पे आपका एक नया प्लांट उग जाता है, यही हमारा कहलाता है बर्डिंग। ठीक है, और इसका यदि एग्जाम्पल आपको देखना हो तो आपका एक्टिविटी 9.3 में दिया है एनसीईआरटी में, पेज नंबर आपका है 107। खैर आगे बढ़ते हैं। The asexual reproduction by budding is observed in animals like hydra। हाइड्रा हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बेसिकली हम लोग इसको सिंपल सा ये है कि हाइड्रा में हमारा बर्डिंग देखने को मिलता है। हाइड्रा हमारा एक एनिमल है, एनिमल नहीं कह सकते इसको, सिंपल सा अपना, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, मल्टी सेलुलर एनिमल कहो इसको। हालांकि देखने में लगता है प्लांट के जैसा, लेकिन ये प्लांट एक्चुअली में होता नहीं है, ये आपका एनिमल होता है। ठीक है, और ये इतना छोटा होता है कि ये आपको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत इसको ध्यान से समझिएगा। तो बेसिकली बर्डिंग में होता ये है कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर एक छोटा सा आपको एक ग्रोथ दिख जाएगा, और जब वो टूट के नीचे गिर जाएगा तो वहीं से नया हमारा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये बर्डिंग ज़्यादातर हमको जो देखने को मिलता है वो मिलता है हाइड्रा में। हाइड्रा हमारा एक एनिमल है जिसमें कि ये चीज़ होता है। हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टी सेलुलर और एनिमल, यानी कि हाइड्रा हमारा एक बहुत ही साधारण सा एनिमल है, लेकिन मल्टी सेलुलर है क्योंकि बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। हाइड्रा जो हमारा प्रोड्यूस होता है वो होता है बर्डिंग प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, आगे दिस हैपन्स एज फॉलोज, यानी कि ये कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप देखो। सबसे पहले क्या होगा, इन हाइड्रा फर्स्ट अ स्मॉल आउटग्रोथ कोल्ड बर्ड इज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। यानी कि सबसे पहले हाइड्रा के बॉडी के ऊपर ना एक छोटा सा आउटग्रोथ दिखेगा आपको। आउटग्रोथ का मतलब हो गया बाहर की ओर ग्रोथ आपको दिखेगा। ठीक है, और वो हमारा कहलाता है बर्ड। बहुत ध्यान समझिए इसको यदि आपको समझ में नहीं उतना नहीं आ पा रहा होगा तो आप सिंपल सा समझिए कि आलू के ऊपर आपने कभी कभी देखा होगा हमारा पेड़ उग जाता है ना, वो इसी प्रकार का है। तो ये बॉडी के ऊपर सबसे पहले क्या होगा, एक छोटा सा ग्रोथ आपको दिखेगा, उस छोटे से ग्रोथ को हम लोग कहते हैं बर्ड। ठीक है, आगे
दिस बर्ड देन ग्रोज ग्रेजुअली टू फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा, और वो जो बर्ड है धीरे धीरे ग्रो होता है, बड़ा होता है, और वो किसका रूप ले लेता है, हाइड्रा का रूप ले लेता है, यानी कि वो एनिमल का रूप ले लेता है, ठीक है। एंड फाइनली द टीनी न्यू हाइड्रा डिटैचेज इटसेल्फ फ्रॉम द बॉडी ऑफ पेरेंट हाइड्रा एंड लिव्स एज अ सेपरेट ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद फिर जब वो हाइड्रा बन जाता है तो अपने आप टूट के नीचे गिर जाता है, भारी होने की वजह से वो टूट के नीचे गिर जाएगा, और जहां पे वो गिरेगा वहीं पे हमारा एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा हाइड्रा का प्रोडक्शन होता है। आगे, इन दिस वे द पेरेंट हाइड्रा हैज प्रोड्यूस्ड अ न्यू हाइड्रा, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा पेरेंट हाइड्रा था, पेरेंट हाइड्रा मतलब जो पहले से था जिससे टूट के वो नीचे गिरा, और वो क्या हो गया, उन्होंने एक नए हाइड्रा को जन्म दे दिया, ठीक है। ऐसे ही हमारा इसमें होता है। 10 हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली बाय ग्रोइंग बर्ड्स फ्रॉम इट्स बॉडी, तो लास्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस किया, असेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस किया, और उसके बॉडी में पहले बर्ड बना, बर्ड से फिर वो हाइड्रा में कन्वर्ट हुआ, फिर हाइड्रा हमारा टूट के नीचे गिर गया तो वो एक नया प्लांट हमारा रूप ले लिया। इसी तरीके से हमारा हाइड्रा में रिप्रोडक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चले, तो ये हो गया हमारा बर्डिंग किसमें, हाइड्रा में। उसी प्रकार से हमारा एक और है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल, उसका नाम है बाइनरी फिजन। अब ये बाइनरी फिजन क्या है, चलिए देखते हैं। जो भी होगा लेकिन मेथड कौन सा होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा इसमें मेथड होगा। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स और डिवाइड्स टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होगा ना, बाइनरी फिजन में जो हमारा पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म का मतलब जो पहले से है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म मतलब जो पहले से है। तो बाइनरी फिजन में होता यह है कि हमारा ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है। तो जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो सिंपली दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। आगे, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन इज ऑब्जर्व्ड इन एनिमल्स लाइक अमीबा। तो ये जो हमारा बाइनरी फिजन है ये किस में देखने को मिल सकता है आपको, अमीबा में देखने को मिल सकता है। और इसका सबसे अच्छा डायग्राम जो है ना आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 107 में, या फिर आपके पास कोई और भी बुक है तो उसमें भी हमारा ये डायग्राम दिया हुआ है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली बाइनरी फिजन को समझने के लिए हम लोग अमीबा का एग्जांपल लेंगे। अब अमीबा के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है, अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अमीबा हमारा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि मात्र एक ही सेल से मिलके बना है। आगे, अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। तो अमीबा हमारा कैसे रिप्रोड्यूस होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा हमारा प्रोड्यूस होता है। मतलब कि इसका जो एक फादर रहा होगा या फिर जो मदर, कोई भी हो सकता है क्योंकि असेक्सुअल है, इसमें दो पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं, तो कोई भी इसका मदर या फादर जो भी रहे होंगे वो दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, तभी जाके हमारा एक नया अमीबा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। दिस हैपेंस एज फॉलोज। तो ये होता कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लीजिए। सबसे पहले, when the amoeba has reached its maximum size of growth, then the nucleus of amoeba lengthens and divides into two parts। देखो, अमीबा जब पूरी तरीके से ग्रो कर जाता है, मतलब कि अमीबा का जो डेवलपमेंट है जब वो पूरी तरीके से हो जाएगा, उसके बाद अमीबा अपने न्यूक्लियस को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। मतलब अमीबा को जितना ग्रो करना है पहले वो खुल के ग्रो करेगा, पूरा ग्रो करने के बाद अमीबा अपने आप को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेगा, मैंने कि दो अपने हिस्सों में उसको अपने न्यूक्लियस को दो अलग अलग हिस्सों में वो डिवाइड कर लेगा, ठीक है। आगे, एक्चुअली दिस इज द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी। तो वो जो डिवाइड कर रहा है अपने जो दो हिस्सों में बट रहा है, तो बेसिकली वो कर क्या रहा है, बेसिकली अपने बॉडी को वो डिवाइड कर रहा है। तो वही लिखा हुआ है कि एक्चुअली दिस इज द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। तो बेसिकली न्यूक्लियस का दो हिस्सों में बंटना ये दर्शाता है कि अमीबा ने क्या कर लिया, अपने बॉडी का डिवीजन कर लिया, मतलब कि अमीबा अपने आप को दो अलग अलग हिस्सों में बांट लिया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं। और दोनों हिस्सों के पास एक एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। आगे, फाइनली टू अमीबे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल अमीबा से दो अमीबा का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरीके से अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, इसी को हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। तो क्या अब इसमें कोई दिक्कत होगा आपको? इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में कहीं पर कोई दिक्कत रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले चैप्टर में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।